हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानविद्या। सो यूजीसी ने ड्राफ्ट किया है न्यू पॉलिसी, न्यू गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस टोटल 28 पन्नों की है, 28 पेजेस की है। और 2025 में यूजीसी ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, टीचर्स के रिक्रूटमेंट से लेकर के उनके प्रमोशन पे, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ तक कि वाइस चांसलर की जो रिक्रूटमेंट है या जो उनका प्रमोशन प्रोसीजर है, सारी चीज़ों में चेंज किया गया है। बहुत सारे लोग इस पॉलिसी या इस ड्राफ्ट के समर्थन में हैं। वहीं साउथ की कुछ ऐसे स्टेट जिसमें कि तमिलनाडु, कर्नाटका इस ड्राफ्ट की कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं। हालांकि इस ड्राफ्ट को अभी फाइनल नहीं किया गया है, अभी फरवरी, आई थिंक 2 या 12 फरवरी तक इस पर फीडबैक लिया जा रहा है। बट ड्राफ्ट में क्या कुछ चीज़ें हैं ये हम सभी को समझ लेनी है। इस 28 पन्नों की जो ड्राफ्ट है इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में मैंने पढ़ा है, और यकीन मानिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे फ़ायदे की हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी हाल फिलहाल में प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और बहुत ईज़ जो है वो किया गया है, क्योंकि एनईपी 2020 के बाद में जब से आपकी नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसके बाद जो भी चेंजेस अपर लेवल पे किए जा रहे थे वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच रहा था। यानी कि जो स्टूडेंट्स उनको उनका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो कैसे स्टूडेंट्स उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस छोटे से वीडियो सेशन में समझेंगे। इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें इस ड्राफ्ट में चेंजेस बहुत सारे लोगों के लिए है। मतलब प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, डायरेक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए, वाइस चांसलर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, सबके लिए। बट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किन के लिए चेंजेस हैं, और स्पेसिफिकली हमारे लिए, यानी कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या एसोसिएट प्रोफेसर्स की, हम उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो बेसिकली ये 23 दिसंबर 2024 को इस ड्राफ्ट को तैयार करके आप सभी के सामने रखा गया है, प्रपोज किया गया है, और 2025 में ये ड्राफ्ट हमारे सामने बनकर के तैयार होकर आ गया है। इस ड्राफ्ट में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन पे किया गया है, साथ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और हम आज के इस सेशन में जो ये समझेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो ये ड्राफ्ट कैसे आपके लिए यूजफुल या हेल्पफुल हो सकता है। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि मेजर चेंजेस किन के लिए यहाँ पे देखने को मिला है, और जो ओवरऑल चेंजेस है वो किन के लिए है, किनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या कुछ है। इम्पैक्ट के साथ में हम ये समझेंगे 2025 का जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूजीसी नेट या पीएचडी की इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के आप सभी के मन में दुविधा है, डाउट है, जिसको आज इस छोटे से वीडियो सेशन में मैं कवर करने वाली हूँ और क्लियर करने वाली हूँ। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे क्या करें, जिन्होंने नेट पास कर लिया है वो आगे क्या करें, क्या इस ड्राफ्ट का जो असर है वो उनके ऊपर पड़ने वाला है या नहीं, और जो नेट स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं जून 2025 के लिए या दिसंबर 2025 के लिए या आगामी वर्षों में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ इस ड्राफ्ट में सौगात, क्या कुछ ये ड्राफ्ट लेकर के आई, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और जो ये पूरी पॉलिसी है, ये पॉलिसी भी मैं आपको एक बार क्लियरली यहाँ पे शो करूंगी। सबसे पहले हमें कुछ जनरल कंडीशंस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपने इस पूरे ड्राफ्ट को समझ लिया। अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहने वाले हैं, बहुत सारे मिथ में आप जूझने वाले हैं। तो अगर आप ऑब्वियसली अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चररशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये चीज़ें आपको वैसे भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो भी चीज़ें आपको वैसे भी बाय डिफॉल्ट क्लियर होनी चाहिए, और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, कोई वीडियो देख लेना अलग चीज़ होता है, बट उसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेशन और रीजन में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करते भी हैं। तो 3.0 यानी कि जो थर्ड पॉइंट है, इसमें कुछ जनरल कंडीशंस दिए गए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, इसे हमें देख लेना है। रिक्रूटमेंट के ऊपर मैं फोकस करने वाली हूँ, प्रमोशन के ऊपर में नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट समझ में आ गया तो आपको प्रमोशन बाय डिफॉल्ट वैसे ही समझ में आ जाएगा। और हम में से बहुत सारे, अधिकांश जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो रिक्रूटमेंट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, या परस्यू करना चाहते हैं। तो हमारा फोकस रिक्रूटमेंट पे ही रहने वाला है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को यहाँ पे एंटरटेन किया गया है। कौन से पोस्ट के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स इन हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन मेरिट। यहाँ पे मेरिट लिखा है,
तो ये मत समझिए आप कि अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन हो गया है या अगर आपने पीजी कर लिया है तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब नेट की जो वैलिडिटी है या नेट का जो महत्व है बिल्कुल ख़त्म हो गया या पीएचडी का महत्व ख़त्म कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में मिथ है, भ्रम है, जो कि अभी मैं आगे क्लियर भी करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, आपको रिलेवेंट इंडस्ट्री में, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिर्फ 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ही इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी अंधा नियम नहीं बना है, अंधा कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है। जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को समझिए, फिर ही आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप नेट की प्रिपरेशन छोड़ दें, पीएचडी छोड़ दें और आपको ये लगे कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो हम फिलअप कर देंगे, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, वहां पे आपके साथ में धोखा हो जाएगा। तो पॉलिसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें आगे क्या लिखा है एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपके लिए, ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड्स, की बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि जो अलग अलग डिसिप्लिन या अलग अलग सब्जेक्ट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। बट यहाँ पे कुछ नियम ये है कि 4 ईयर का अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है और एनसीआरएफ लेवल 6 है, लेवल का इंपॉर्टेंस है ये समझना आप, और अगर आपने पीजी प्रोग्राम किया है और आपका लेवल 6.5 या 7 है और ऐसी सिचुएशन में अगर आप चूज़ करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट या कुछ ऐसे डिसिप्लिन जो कि आपके पीएचडी में है या पीएचडी से थोड़े से अलग भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको कंसिडर किया जाएगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। इसको बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। नहीं भाई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अलावा भी आपके कुछ स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 3.3 में क्या बोला जा रहा है इसको भी समझेंगे हम, एक एक करके पॉइंट सारे समझेंगे हम। पॉइंट नंबर 3.3 में बोला जा रहा है कि इफ़ द डिसिप्लिन या जो सब्जेक्ट है चूजन इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एनसीआरएफ जो लेवल है वो 6 है, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एनसीआरएफ लेवल 6.5 है या 7 है, इज डिफरेंट, अलग है। अगर जो भी डिसिप्लिन आप चूज कर रहे हैं किसमें, या जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं नेट या सेट में, यानी सीधा यह बात बोला जा रहा है कि आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है किसी और सब्जेक्ट में, आपने पीजी किया है किसी और सब्जेक्ट में, और अगर आपने नेट या सेट किया है किसी और सब्जेक्ट में, तो भी ऐसी सिचुएशन में कंसिडर किया जाएगा। आपको एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी, आपको अपॉइंटमेंट आपका हो सकता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन आप ये चीज़ तो पढ़ रहे हो कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के साथ में आपको एंटरटेन किया जाएगा, ये चीज़ तो आप समझ रहे हो। बट आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे लेवल 6 बोला गया है, लेवल 6.5 और लेवल 6.5 एंड लेवल 7 की भी बात बोली जा रही है। अभी लेवल 6.5 या 7 क्या है, थोड़ा सा मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, लेवल 6.5 का मतलब है आपके पास में पीएचडी होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि पीएचडी का इंपॉर्टेंस कितना है। लेवल 6.5 का मतलब साफ है कि आपके पास में होनी चाहिए पीएचडी, और पीएचडी के साथ में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, प्लस साथ में बहुत ही स्पष्ट शब्द में है एक्सपीरियंस। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मिथ में भाई आप लोग ना रहें कि डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6.5 से लेकर के 7.0 तक का, 6.0 से लेकर के 7.0 तक का जो यहाँ पे इन्होंने फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि पीएचडी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए वो भी अभी मैं आपको आगे इस पे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अंधा नियम बना है या अंधा कानून बन गया है इस चीज़ को लेकर के आप लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो ही उसका फ़ायदा भी आप ले पाएंगे, वरना आप सभी परेशान होते रहेंगे। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है। रिलैक्सेशन किन के लिए है? 5% का जो आपका 5% मार्क्स अलग से दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शैल बी अलाउड एट दी यूजी एनसीआरएफ लेवल 5.5 एंड 6। अगर ये लेवल है आपका तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। बट किनको मिलेगा ये भी देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो उनको 6.5 या 7 का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब इस लेवल पे अगर आप हैं, जो पीछे आपने 3.2 वाला पॉइंट पढ़ा है, 3.3 वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब इसके ऊपर वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया उस चीज़ में रिलैक्सेशन मिलेगा। बट किन्हें मिलेगा? अगर आप SC हैं, ST हैं,
या बैकवर्ड क्लास से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हैं, तो आपको इस 3.3 वाले पॉइंट पर, जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस पे ही युद्ध छिड़ा हुआ है, इस पे ही लड़ाई सारी होने वाली है और हो भी रही है। इसी के लिए इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी हो रहा है। साथ में 1 मोर क्वालिफिकेशन इसमें ऐड किया गया है। क्या है कि इंडियन लैंग्वेज मीडियम में बी इनकरेज्ड, यानी कि अगर आपने भारतीय भाषा में शोध किया है, भारतीय भाषा में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर इनकरेजमेंट किया गया है। साथ में अगर आपका पब्लिकेशन है, आपने कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ चैप्टर्स लिखे हैं भारतीय भाषा में, तो उसको यहाँ पे इनकरेजमेंट किया गया। इसमें भी बहुत सारे नियम है। अगर आपने सेल्फ पब्लिकेशन करा है, मतलब खुद का ही पब्लिकेशन ग्रुप बना के अगर आपने पब्लिश करा है, तो उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। अगर आपने रिनाउंड पब्लिकेशन के अंदर में अपनी बुक या रिसर्च प्रपोजल पब्लिश कराए हैं, तो ही देखिए ये आसान नहीं है। अगर आप इसको पढ़ने के बाद, तो मुझे ये लग रहा है कि टीचर बनना, प्रोफेसर बनना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि नियम इस तरीके के बन गए हैं। आप लोग को ये लग रहा है कि भाई अब तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना बहुत ईजी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है 5% का। 5% का जो यहाँ पर रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शेल बी प्रोवाइडेड टू द PhD डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बिफोर 1991। 1991 के पहले अगर आपने PhD किया हुआ है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। कितने लोगों ने किया होगा? शायद 2% ने भी नहीं, या 1%। तो इसका भी फ़ायदा कितने लोग ले लेंगे? तो आप ये भी तो चीज़ समझिए कि 1991 तो बहुत सारे लोगों की, आप लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके पहले अगर किसी ने PhD किया तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। तो ये रिलैक्सेशन का फ़ायदा मुट्ठी भर, चुनिंदा, शायद काउंटिंग फिगर में ही लोग ले पाएँ। इसके अलावा क्या लिखा है, फटाफट से आगे भी देख लेते हैं कि नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू बी कंसिडर्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि नोटेबल मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये उनके लिए है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होने वाला है, स्पेसिफिकली उनके लिए पॉइंट है कि आपका कंट्रीब्यूशन इनमें से कहीं होना चाहिए। इनोवेटिव टीचिंग कंट्रीब्यूशन, यानी आपका टीचिंग में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन हो, रिसर्च में होना चाहिए, या टीचिंग लैब वगैरह में होना चाहिए, कंसल्टेंसी में होना चाहिए, कोई स्पॉन्सर्ड रिसर्च फंडिंग वगैरह किया है आपका, उसमें होना चाहिए। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को प्रिंसिपल आप इन्वेस्टिगेटर रहे हो। टीचिंग कंट्रीब्यूशन इंडियन लैंग्वेजेस में होना इंपॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडियन नॉलेज सिस्टम में होना चाहिए। स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स सुपरविजन में होना चाहिए। आप डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में है मूक्स के थ्रू, तो भी कम्युनिटी इंगेजमेंट है, तो भी स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसीज जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के उनके अंदर में, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर में आप कुछ प्रमोशन का काम कर रहे हो, फंड्स वगैरह रेज कर रहे हो, गवर्नमेंट का कोई काम कर रहे हो, कोई वेंचर स्टार्ट आपने किया है, कोई आपने स्टार्टअप किया है, तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने की हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जिन्होंने की है जो कि नोटेबल कंट्रीब्यूशन जो कि दिखनी चाहिए, तो उसको भी क्या होगा, उसको भी सिलेक्शन कमेटी चेक करेगी और उसके बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा या प्रमोशन होगा। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि 3.9 3.10 अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये एकेडमिक स्टाफ के लिए है। हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं फोकस कर रही हूँ, हम लोग एकेडमिक स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं। और 3 ये वाला जो भी पॉइंट था, ये वाला पॉइंट इसमें क्या है, ये एकेडमिक स्टाफ की बात हो गई और इसमें आपका लाइब्रेरी वगैरह की बात हो रही है, तो ये हमारा पॉइंट नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपके रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह हैं उनका प्रॉपर पीयर रिव्यू होना चाहिए। जर्नल्स जो भी आप लिख रहे हैं उनके बुक चैप्टर्स वो पब्लिश होने चाहिए, एक अच्छे रिकग्नाइज एकेडमिक्स के थ्रू होना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल्स पब्लिशर्स हैं उनको ही एंटरटेन किया जाएगा। सेल्फ जो पब्लिश्ड बुक है, सेल्फ पब्लिश जो चैप्टर्स हैं उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये नियम इतने आसान नहीं हैं जितने आसान आप लोगों को दिख रहे हैं। जितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है उतना चीज़ ये है नहीं कन्वीनियंट। बाकी आगे देखिए कि PhD डिग्री अगर किसी के पास में है तो PhD डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर प्रमोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो सेशन है वो मैं आपका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और रिक्रूटमेंट के ऊपर मैं डिस्कशन कर रही हूँ। प्रमोशन अगर आप लेना चाहते हैं तो PhD होना चाहिए। तो अभी आप सोच लीजिए कि PhD कितना इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो अगर आपने पॉलिसी को अच्छे से समझा नहीं है तो आप उसको गलत इंटरप्रेट कर लोगे। इसके अलावा ये है आपका एमफिल और पीजी डिग्री के बारे में है। टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको टीचिंग पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बात हो रही है, हर किसी को यूं ही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उस चीज़ का फ़ायदा भी वही ले सकते हैं जिनके पास में एटलीस्ट टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस हो, तभी वो टीचिंग पोजीशंस के लिए वो अप्लाई भी कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उन्होंने इसमें काम किया हो। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज ए टीचर, लाइब्रेरियन, डायरेक्टर या फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स, किसी भी ऐसी चीज़ में जो कि ऊपर की क्वालिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वीमेंस को थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। और साथ में वाइस चांसलर्स के भी रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे सुविधा दिया गया है कि 70 ईयर्स के अगर आप हैं, 70 साल के अगर आप हैं, अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप वाइस चांसलर वाला जो पोजीशन है आप उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, ये चीज़ अपने लिए नहीं है। साथ में पेपर की कटिंग है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे भी समझ लिया तो आप समझो कि आपने पूरा जो ड्राफ्ट है इसको समझ लिया। लिखा है कि बीबी में 2 तरीके से नियमित शिक्षक होंगे। नियमित शिक्षक का मतलब एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, दूसरी कॉन्ट्रैक्चुअल की बात हो रही है कि 2 लोग पक्का रहने वाले हैं और थर्ड एक आपका प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का रहने वाला है, जिस पे कि मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो 10% सीटों पर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी दे सकेंगे सेवाएं, है ना। ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बात हो रही है कि 10% जो सीट है वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए फिक्स रहने वाली है। इसके अलावा 2 और नियमित शिक्षक जो है वो फिक्स रहने वाले हैं। अच्छा, अब फटाफट से इस न्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंटरप्रीट कर लेते हैं। क्या लिखा है कि पदोन्नति यानी प्रमोशन की बात हो रही है। नियमों में बदलाव, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को UGC नेट और PhD में से कोई एक विषय होगा पात्रता मापदंड, यानी कि आपका या तो नेट होना चाहिए या PhD होना चाहिए, फिर ही आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। बट उसमें भी कुछ कुछ नियम हैं, उसमें भी कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसके भी कुछ कुछ रूल्स हैं। क्या है वो देखते हैं फटाफट से। मैं आपको ये जो न्यूज़ है ना, ये थोड़ा सा इसकी कटिंग पढ़ के बता देती हूँ फटाफट से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि UGC नेट या PhD वाले विषयों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षक बन सकेंगे। मतलब आप नेट, यानी यहाँ नेट की बात हो रही है कि नेट या PhD वाले विषयों के आधार पर आप शिक्षक बन सकेंगे। यानी कि नेट को यहाँ वरीयता दिया गया है या PhD, मतलब आपका UG कुछ और है, PG कुछ और है, फिर भी आप बन सकते हैं क्या, शिक्षक आप बन सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। साथ में विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया गया है। विश्वविद्यालय में 2 तरीके के नियमित शिक्षक होंगे। 2 तरीके के नियमित शिक्षक का मतलब ये हो गया कि एक फिक्स्ड हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो गए दूसरे, और 10% जो है वो आपके 3 साल तक के लिए किसी इंडस्ट्री में या किसी क्षेत्र में कोई दिग्गज है, कोई प्रोफेशनल्स है, जिसको हम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ये उसी की बात बोली जा रही है, उनको हम जो है यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो उनका एक्सपीरियंस भी वैसा होना चाहिए। साथ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पैरा ओलंपिक, साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता या प्रतिभागी का अगर कोई अवॉर्डी है, यानी कि अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने पैरा ओलंपिक या कुछ भी अगर आपको ऐसे अवार्ड मिला है, स्पोर्ट्स में आप एक्टिव रहे हैं पिछले 3, 4, 5 साल में, स्पोर्ट्स का आपको अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक्सपीरियंस हर जगह इंपॉर्टेंट है, और आप एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं, जो कमिटी है, जो सिलेक्शन पैनल होगा, वो आपसे 2, 4, 5 सवाल पूछेगा, उनको पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे धांधली हो रही है या ये अंधा नियम बन गया, अंधा कानून बन गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनकी फिजिकल टेस्ट का उनका अलग सिस्टम है, उससे उनको बाहर रखा गया है, या तो उनके लिए अलग नियम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें 23 दिसंबर को ये पूरी आपकी बैठक हुई है, जिसमें कि सारी चीज़ों को मंजूरी दी गई है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि अभी तक क्या होता था कि अभी तक विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए UG, PG और PhD एक ही सब्जेक्ट में होना चाहिए था। साफ साफ लिखा है कि सेम विषय में होना चाहिए था, अनिवार्य था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियम के अनुसार PhD और UGC नेट में किसी भी विषय को आधार बनाकर आप शिक्षक बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए UGC नेट या PhD ज़रूरी रहेगा। मतलब नेट इम्पॉर्टेंट है, PhD इम्पॉर्टेंट है।
दोनों इंपॉर्टेंट है, या तो नेट या PhD। प्रमोशन चाहिए तो PhD भी, प्रोफेसर बनना है तो नेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में, यानी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, यानी कि जो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है नेट का या सेट का, उसमें क्या लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आधार इंपॉर्टेंट है, उसको भी कंसिडरेशन मिलेगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और प्रोफेसर पद के लिए, पदोन्नति के लिए PhD अनिवार्य होगी, जो मैंने अभी आपको बताया। 2020 के तहत शिक्षा में बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पे जो एक हमने बात किया कि UG में कुछ और है, आपने पढ़ाई की है, PG में कुछ और पढ़ाई की है, PhD आपने किसी और सब्जेक्ट में कर लिया है, तो अब आप ऐसी सिचुएशन में आपको एंटरटेन किया जाएगा, आप प्रोफेसर बनने के लिए यू आर एलिजिबल। अब कोई भी आपके ऊपर इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सबसे पॉजिटिव यहाँ पे चेंजेस है। इसके अलावा API स्कोर को कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि जो आपका API स्कोर है ना, API को हटा दिया गया है। जो नया नियम है उसके अनुसार जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसको हटा दिया गया है। फोकस किस चीज़ पे किया गया है कि बच्चे का नंबर क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे ने क्या इनोवेशन किया है, उसका प्रौद्योगिकी विकास क्या है, उसके अंदर में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है या नहीं, वो बुक्स लिख सकता है या नहीं, डिजिटल शिक्षण संसाधन जो है उसमें वो उनका जुड़ाव है या नहीं है, सामाजिक योगदान कैसा है। इसके अलावा योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला, नाटक जैसे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती का रास्ता खोला गया है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके कंप्लीट ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे ड्राफ्ट के अंदर में है। अगर मैं आप लोगों को क्रक्स समझाऊं, एक निचोड़ समझाऊं इन सारी चीज़ों का, तो अगर मैं आपको इस पूरे ड्राफ्ट का अगर क्रक्स समझाऊं, बिल्कुल निचोड़ समझाऊं, तो क्या निचोड़ है ये इसे हम समझ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इसमें ये मेन मुद्दा है। क्या कुछ मेजर चेंजेस हैं, किन किन के लिए है। तो सबसे बड़ा जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात बोली गई है, और ये सबसे बड़ा चेंजेस है कि भाई अब तो डायरेक्ट भर्ती होगी, लेकिन ये भी आसान नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये पॉलिसी आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, ये पॉलिसी का जो लिंक है, पूरी PDF है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। साथ में जो प्रमोशन है उसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है। टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में जो न्यूज़पेपर की कटिंग बताई जिसमें कि लिखा था कि अब 2 तरीके से बिल्कुल फिक्स्ड टीचर्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 2 तरीके की बात हो रही है उसमें से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बात हो रही है और एक फिक्स टीचर्स की बात हो रही है, यानी कि प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात हो रही है। साथ में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को एंटरटेन किया गया है। 10% जो सीट है हर यूनिवर्सिटी में, 10% से ज़्यादा नहीं होगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जिनको रिलेवेंट फील्ड्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च किया हो, 6-8 साल का उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ झंडा गाड़ा हो, तो उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो बन सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बच्चों को उस तरीके से तैयार करने के लिए। साथ में वाइस चांसलर को लेकर के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा ओवरऑल चेंजेस किन के लिए हुआ है, इन सभी के लिए ओवरऑल चेंजेस हुआ है। इन सभी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बदला है। असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट डिप्यूटी एडिशनल लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डिप्यूटी एडिशनल डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स की नियुक्ति और प्रमोशन के प्रावधान बदले हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के प्रावधान बदले हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के प्रावधान बदले हैं, वाइस चांसलर के प्रावधान बदले हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इम्पैक्ट नंबर 1 जो कि निचोड़ अभी हम समझ रहे हैं। पहला इम्पैक्ट ये होने वाला है कि बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी। UG किसी और विषय में है, PG किसी और विषय में है, नेट किसी और विषय में कर लिया, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ सकता है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डिबार कर दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप एलिजिबल ही नहीं थे, अब आप एलिजिबल हैं। इंटरव्यू में अपने आप को उस तरीके से प्रूफ करिए, सवाल जवाब करिए और अपनी सिलेक्शन लीजिए। साथ में नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ UG, PG, PhD इन सेम सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया। 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीचर्स होंगे किसी भी कॉलेज में, एक तो फिक्स्ड होंगे, फिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होंगे। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर्स होंगे, 6 महीने के बाद में चेंज हो जाएंगे। प्रदर्शन अच्छा रहा तो वापस से उनकी नियुक्ति होगी। इनकी सैलरी जो होगी वो इनके हिसाब से ही होगी, मतलब इनकी जो सैलरी होगी और इनकी जो सैलरी होगी वो लगभग सेम होगी। 3rd कैटेगरी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को रखा गया है। 10% सीट हर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में रिजर्व रहेगी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद पैरा ओलंपिक
इंटरनेशनल नेशनल अवॉर्डी को डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्ति मिलेगी। लेकिन इसमें भी नियम यह है कि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास में अवार्ड होने चाहिए, उनके पास में अपने को प्रदर्शन करने के लिए पूरा प्रोफार्मा उस तरीके से होना चाहिए, और जिस भी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं, जिस भी क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, उनके पास में उस चीज़ का रेलिवेंट एजुकेशन भी होना चाहिए, पढ़ाई भी उन्होंने प्रॉपर करी हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब आपने कहीं कोई खेल खेल लिया, कबड्डी वबड्डी खेल लिया और आप पहुंच गए पढ़ाने, तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ का एक नियम है और प्रोसेस है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता था पहले कि भाई हमारा परसेंटेज पोस्ट ग्रेजुएशन में कम है, यूजी में ज़्यादा है, तो जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा रहेगा, हमसे ज़्यादा है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, जिन्होंने पीएचडी किया उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि उनका एपीआई स्कोर ज़्यादा है। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इंटरव्यू में आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं खुद को, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें कोई ब्लेम नहीं कर सकते, खुद को धोखा नहीं दे सकते और किसी को भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप इंटरव्यू में जाके किस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं और किस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस करते हैं। ये टोटली आपके हाथ में है। इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किनके लिए? 8 फील्ड में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और वो 8 फील्ड में योगा है, स्पोर्ट्स है, आयुर्वेद है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं फील्ड्स जो पॉइंट नंबर 3 में है। पॉइंट नंबर 3 के आई थिंक सब पॉइंट 10th या 11th में है कि 8 अलग अलग फील्ड में आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अब सवाल पे आ जाते हैं, क्या यूजीसी नेट या पीएचडी का इम्पोर्टेंस समाप्त हो चुका है? तो अब आप बताइए, हर जगह न्यूज़पेपर कटिंग्स में भी, इवन इस ड्राफ्ट में भी, इवन हर जगह ये लिखा है कि नेट होना इम्पॉर्टेंट है, साथ में पीएचडी, या नेट हो या पीएचडी हो, प्रमोशन चाहिए तो पीएचडी भी इम्पॉर्टेंट है। तो बीइंग अ लर्नर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, मेरा जो आप सभी को सजेशन है वो यही है कि आप लोग नेट की प्रिपरेशन करिए। आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है तो पीएचडी में भी इनरोलमेंट लीजिए, और ये सारे जो नए नियम आ रहे हैं, ये सारे जो नए पॉलिसीज़ आ रही हैं, इनका जहाँ जहाँ आप फ़ायदा ले सकते हैं आप लेने की कोशिश करिए। तो नेट की इम्पोर्टेंस ना तो कम हुई है, ना पीएचडी की इम्पोर्टेंस कम हुई है, दोनों की इम्पोर्टेंस सेम है, बल्कि बढ़ी ही है। पीएचडी नहीं है तो आप प्रमोशन नहीं ले सकते, वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर आप नहीं जा सकते। वो स्टूडेंट्स क्या करें जिन्होंने यूजीसी नेट पास कर लिया है? तो अगर आपने पास कर लिया है तो रिसर्च प्रपोजल्स लिखिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना कि इस गाइडलाइन में क्या साफ साफ लिखा है कि रिसर्च प्रपोजल अगर आपने प्रिपेयर किए हैं, पब्लिश किए हैं, बुक्स पब्लिश की हैं, आपने तैयारी की है, तो वो भी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में काउंट होती हैं और होंगी। तो अपने आप को आप एकेडमिक कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये आपके हाथ में है। आपका खुद का पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, किसी रिनाउंड अच्छे पब्लिशर के थ्रू अपने रिसर्च प्रपोजल्स, आर्टिकल्स, बुक्स को आप पब्लिश करा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जिन्होंने नेट पास कर लिया है। दूसरा चीज़ आपके लिए ये है कि आपके स्टेट में कोई वैकेंसीज़ निकल रही हैं, तो जो नेट पास स्टूडेंट्स हैं उन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में वैकेंसी नहीं निकल रही है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं निकल रही, किसी प्राइवेट कॉलेजेस में है, तो आप वहाँ पे सेल्फ डायरेक्ट अप्रोच करिए, जाके पता करिए। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस में वैकेंसीज़ निकलती हैं, छोटे कॉलेजेस में, बट वो न्यूज़पेपर्स में या वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करते हैं। तो आप सेल्फ डायरेक्ट अप्रोच से उनको कन्विंस कर सकते हैं या उनसे अप्रोच करके आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट अपियरिंग है, यानी कि 2025 जून के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा वक्त है। एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए या क्लियर करने के लिए 4 से 5 महीने का समय चाहिए होता है। तो वो जो टाइम है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए। 4 से 5 महीने का ये जो पूरा समय आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजीसी नेट जून 2025 के लिए हमारा जो ड्रोन बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब उसमें इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस जनवरी लास्ट में स्टार्ट होंगी, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8299208953, ये कांटेक्ट नंबर है। ये डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल दीज यूजीसी न्यू गाइडलाइंस। होपफुली आप सभी को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करिएगा। थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हुई है, बट जो स्टूडेंट्स यहाँ तक बने रहे डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ यहाँ से सीख के गए हैं।
तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जिनका एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। कोई और पॉलिसी आएगी, नया ड्राफ्ट आएगा, क्योंकि ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, मतलब 28 पेज का ये ड्राफ्ट है, इसको समझाना और समझना दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब आप, ये पहली बात सबको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत सारे लोग इसको गलत इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो कोई भी पॉलिसी आती है उसको सही तरीके से अगर आप समझोगे नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे। और इसीलिए इस पॉलिसी की बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी हो रही है। कर्नाटका के ऐसे बहुत सारे, कर्नाटका में और जो आपके तमिलनाडु है, वहाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस पॉलिसीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इनको नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें वाइस चांसलर्स को बहुत सारी पावर्स दे दी गई है। पॉलिसीज़ में वाइस चांसलर की जो एक एज है 70 साल अगर आप हैं तो तब तक आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। और जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन पॉलिसीज़ को नहीं मानेगा उनको डिबार कर दिया जाएगा। वो ऑफ़र नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्राम, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग नहीं करा सकते, कोई ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम्स नहीं करा सकते, प्लस उनको यूजीसी कोई भी फंडिंग्स नहीं देंगी, कोई भी पैसे नहीं देगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इस वक्त बहुत डरे हुए हैं और इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा भत्सना भी, क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। बट ये नेचुरल है, नॉर्मल है, और इस पर फीडबैक अभी लिया जा रहा है, ये भी फाइनल नहीं है। फीडबैक कोई भी, आप सभी में से कोई भी दे सकता है। फीडबैक का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इनकेस अगर आप कोई भी फीडबैक इसमें देना अगर चाहे तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप लोग बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप सीख के जाने वाले हैं। पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय।